वेलकम बैक दोस्तों। और पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे 10वें क्वेश्चन तक क्वेश्चंस को पढ़ लिया था, देख लिया था। 10वां क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान रहा। मैंने कैसे किया है आप भी उसी तरीके से कर सकते हैं। और वैसे चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। फ़िलहाल मुझे लगता है कि अभी उसको पढ़ाने का टाइम नहीं मिल पाएगा, तो यही क्वेश्चन आंसर हम करते रहते हैं और बहुत अच्छा रहेगा। और मैं चाहूँगा कि मेरे द्वारा सेट किए गए जो क्वेश्चन थे, मैंने पिछले साल पढ़ाया था पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स को अपनी कोचिंग में, तो उनके लिए मैंने 10-20 पेपर सेट किए थे। और ज़्यादातर मामलों में मैं पेपर अपने पास रखता ही नहीं था, दे देता था। कुछ एक पेपर के सेट पड़े हुए हैं, मैं उनको अपने ब्लॉग पोस्ट पे डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके उसे डाउनलोड कर सकेंगे। और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे ही देते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट का। और बहुत अच्छी बात है, तो आगे शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं और देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा मैं छोटा हो जाऊं, अपना शक्ल छोटी कर लेता हूं। अब आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखने को मिलता है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, 3x - 2 = 2√3 + 4 में x का मान क्या होगा। चारों विकल्प दिए हैं। अब यहाँ पे सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है, यानी कि रैखिक समीकरण है और घात 1 वाला है और एक चर वाला, तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। इसमें कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे -2 जो दिया गया, हमने यहाँ पे देखिए इसको फिर से उतार लिया है, वही पूरा क्वेश्चन को -2 को इधर भेज दिया, +2 हो गया है, ताकि यहाँ पे 4 + 1 2 = 6 हो गया है। और यहाँ पे √3 जो इधर पड़ा है, अब उसको इधर ले जाके हमने भाग कर दिया है। और भाग करने पे क्या हो गया है, भाग करते जब हैं तो देखिए 2√3/√3 करेंगे, इसको अलग अलग बांटेंगे। हम दोनों हिस्सों में अलग अलग बांट देते हैं। तो भाई यहाँ पे 2√3/√3 कर दिया और यहाँ पे 6/√3 कर दिया। यहाँ वाले पे √3 कट गया है तो 2 अकेले बच गया है। अब इसको ऐसे रहने देते हैं, इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब जो 6 है, 6 को पहले समझ लो कि हमें √3 से भाग देने पे क्या बनेगा। तो 6 = क्या होता है, 2/3 6 होता है भैया, 2/3 6 होता है। और 3 बराबर अगर आपको कहीं पे मिल गया हो, देखिए भैया मिलता क्या है, अगर आपको √3 गुणते √3 कहीं पे मिल जाता है तो आप उसे क्या कहते हैं, 3 कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। जब इतना कहते हैं तो 3 बराबर भी जब इससे वो प्राप्त हो सकता है तो उल्टा भी आ सकते हैं। तो यही हमने 3 की जगह पे क्या कर दिया है, √3 गुणते √3 कर दिया, ताकि एक √3 कट जाए। और दोनों में 2 कॉमन हो रहा था तो हमने 2 को कॉमन ले लिया है। और 1 प्लस यहाँ पे √3 कट गया तो √3 बचा है, तो 2 कोष्टक में 1 + √3 बच गया है। तो ये ऐसा करके जो अपना डी वाला विकल्प है वो सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे डी वाला विकल्प आप देख रहे हैं, ये सही दिखाई दे रहा है। तो ये तो मैंने इसको हल करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिया, बट अगर एक तो पहली बात ये, मैंने जो लिखा है हैंड राइटिंग में थोड़ी सी ख़राबी है और मुझे और अच्छे से लिखना चाहिए। जैसे प्रिंट होता है उससे देखने में वो ज़्यादा क्लियर समझ में आता है। हैंड राइटिंग में थोड़ा सा क्या होता है कि कम अच्छा समझ में आता है। मुझे और दूर दूर लिखना चाहिए था, शायद थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहिए, तब ज़्यादा क्लियर बात समझ में आती है। तो जो मैंने PDF का लिंक दिया था कम्युनिटी पोस्ट में, तो वहाँ से जाके आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए भाई, क्यों ऐसे झिलाते रहते हैं। मतलब अच्छे से तो पढ़ा रहे हैं, कोशिश करते हैं और अच्छे से पढ़ाने की, बट जो कुछ भी जितना कुछ भी समझ पाते हैं, समझा पाते हैं, उतना समझाते हैं। तो ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिखाई दे रहा है, कहा जा रहा है कि यदि, क्वेश्चन ऊपर पढ़ेंगे, यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको 4, 6, 2, -2 और 0, 2। अब भाई देखो, होता ये है कि इनको ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, 4 व 6 ऐसा कुछ करके पढ़ा जाता है, डोंट नो, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा क्लियर समझाया नहीं गया था। जब भी मैंने पढ़ा था अपने से पढ़ लिया था। तो अगर आपको आपके टीचर ने कुछ अच्छे से बताया तो आप कमेंट करके वो बता दीजिए कि इसको ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, पढ़ने के लिए तो यहाँ पे हम समझने के लिए तो देख ही लेते। तो यहाँ पे उसके केंद्रक के निर्देशांक हमको याद करने हैं। ठीक है, केंद्रक के निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि x1, x2, x3 तीनों को जोड़ करके 3 से भाग देना, और y1 + y2 + y3/3 होता है। ये केंद्र के निर्देशांक का सूत्र होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं कंफ्यूज हो जाया करता था कि भाई x1, x2, x3 जोड़ के बटे 3 करना है कि 2 करना है, क्योंकि कुछ जगहों पे 2 भी प्रयोग किया जाता है जहाँ पे कुछ विशेषताएं होती है, लेकिन केंद्रक के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है, कुछ और चीज़ों के लिए, जैसे मध्य बिंदु के निर्देशांक याद करने के लिए। तो ऐसे में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी मेरे साथ, बट उसके बाद फिर याद आया कि यार
जब ये कन्फ्यूजन है मतलब 3 कहीं ना कहीं रहा होगा, उस जगह नहीं होगा तो यहाँ पे होगा। तो केंद्रक में हमेशा बटे में 3 रहेगा, कन्फ्यूज ना रहे। ऊपर 3 गिनती हैं तो नीचे भी 3 ही रहेगा बटे में। तो उसका हमने यक्स जो भी था 4 2 0 सभी का यक्स निकाला भाई। 1 मिनट देखेंगे कैसे कि यहाँ पे अपने पास x बराबर 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है। तीनों को जोड़ा और उसके बाद 3 से भाग किया और साथ में y वाला भी जोड़ा और 3 से भाग किया। करने के बाद जो कुछ भी मिला यही अपना उत्तर है। 2 और 2 करके जो उत्तर मिल रहा है यही अपना सही उत्तर है। यही इसके केंद्र के निर्देशांक हो गए। बहुत ही आसान काम। अगला जो क्वेश्चन है वो और भी आसान है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहा जा रहा है त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:5:5:12 है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान काम है भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। और हम जानते हैं, एक बात जान लो, जब भी कोणों का अनुपात ऐसे कुछ अनुपात में मिले तो ज़्यादा प्रायिकता बस इसी बात की होती है कि सभी के साथ में x लगा के कुछ न कुछ करना है। तो अपन ने यहाँ पे एक को मान लिया x और 5 को मान लिया 5x और 12 को मान लिया 12x। तीनों लोगों को जोड़ेंगे 180 के बराबर होगा। और यहाँ पे 12 5 17 1 18 18x बराबर 180, x बराबर कितना मिल गया? 10 अंश। बहुत ही आसान। सबसे बड़ा कोण कौन सा था? 12x था, तो 12 10 में 120। यही अपना उत्तर हो गया। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। अगला क्वेश्चन क्या आ गया है कि यहाँ पे x माइनस 2/x दिया है और गुणे में दूसरे क्वेश्चन में x² + 2 प्लस 4/x² दिया गया है। इसका मान क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए, इसका गुणा करा के आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा। बट इसका एक और तरीका होता है कि अगर हम यहाँ पे एक फार्मूला याद रखें, फार्मूला अगर आप याद रखोगे तो बहुत ही आसान से रहेगा। ये है सर्वसमीकरण, जहाँ पे मिलता है a³ - b³ बराबर a - b। दूसरे क्वेश्चन में होता है a² a + ab + b²। ये अपना सर्वसमीकरण होती है। तो अगर हम उसको ध्यान से देखें तो ये सेम चीज़ वही है। ये a है, ये b है और यहाँ पे वही सेम चीज़ें चल रही हैं। तो अपन क्या करेंगे? a³ - b³ कर देंगे। तो ये दिखाई दे रहा है, ये b वाला ऑप्शन। ये a³ यानी x³ किया गया है और b³ यानी 2 की क्यूब बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया है। और माइनस रखना है, ठीक है, माइनस रखना है। तो ये देखिए, ये प्लस वाला भी है, माइनस वाला भी है, बट ये माइनस वाला फार्मूला है, इस वजह से माइनस वाला ऑप्शन सही होगा। तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। वैसे मैंने यहाँ पे हल करके पूरा विस्तार देने की कोशिश की है, बट यहाँ पे आसान तरीका समझो भाई, आप समझो, ठीक है। क्या आपको ये फार्मूले के जैसा लग रहा है ना? लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो ये बहुत मुश्किल बात है, ठीक है। लग रहा है ना, तो अब देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, इक्वल जैसे हैं। और ये दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। स्क्वायर बन रहा है, ये भी स्क्वायर बन रहा है, बीच वाला किनारे किनारे वाले गिनती को गुणा बन रहा है। और ये मिल रहा है। जब मिल रहा है तो काम बन रहा है। तो अपन के क्या करेंगे, यहाँ पे a³ हुआ, b³ हुआ, तो ऐसे a³ b³ बना देंगे, यानी x³ कर देंगे। और जो b है उसका 2/x है उसका भी क्यूब कर देंगे, तो हो जाएगा बहुत आसान से आंसर। ओके, क्लियर बात है, बहुत ही आसान। 15 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सी मुश्किल चीज़ें लेकर के चलते हैं। क्या कहा गया है a और b मिलकर किसी काम को 72 दिन में करते हैं, b और c उसी काम को 120 दिन में करते हैं, a और c मिलकर के उसे 90 दिन में करते हैं। तो a अकेला उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा? काम और समय का ये सवाल है, बहुत ही अच्छी सवाल है। और यहाँ पे विकल्प दिया गया है, विकल्पों को हम मारते हैं गोली और बात चलते हैं यहाँ पे। देखो भाई, वो 72 दिन में कहा था, तो हम 1 दिन का काम निकालेंगे। 1/72 जब भी काम की बात होती है तो हम बटे में करके जोड़ते हैं। और यहाँ पे b और c का 120 था तो हमने 1/120 कर दिया है। c और a का 90 था तो 1/90 कर दिया है। अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो भाई 2 टाइम a 2 टाइम b और 2 टाइम c है, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया और a + b + c लगा दिया। सभी में 2 होता, पर 2 को कॉमन लेकर a + b + c लगा दिया है। अब इन गिनतियों को हमने जोड़ लिया। बटे वाली गिनती हमेशा काम में यही होता है, जोड़ लिया जाता है। तो जोड़ने के बाद हमने इसको भी जोड़ा है, तो इसको भी जोड़ेंगे। जोड़ लिया हमने। जोड़ने के बाद हमको यहाँ पे एलसीएम कितना मिला? 360। 72 पंजे 360 होता है, ऊपर 5 आया। 12 तिहाई 36 होता है, ऊपर 3 गया। और 9 चौक 36, ऊपर 4 गया, ठीक है। वही सेम चीज़ है। आप यहाँ पे 90 चौका 360 भी कह सकते हैं और 9 चौक 36 भी कह सकते हैं। सिंपल सी बात है। सिंपल लॉजिक लेके चलेंगे तो बड़ी आसानी से आ जाएंगे सवाल सभी। अब यहाँ पे हमने ऊपर वाले को जोड़ा है तो कितना मिल गया है? 12, ठीक है। 4 5 9, 9 3 12, 12 से काटा नीचे वाली गिनती को तो 36 मिल गया। इधर वाला जो 2 था
जो हमने जोड़ करके रखा था। वो जोड़ा क्यों था? क्योंकि 2 टाइम्स A 2 टाइम्स B 2 टाइम्स C था। जोड़ेंगे तो 2A 2B 2C मिलेगा प्लस में, तो 2 को कॉमन लेंगे तो A प्लस B प्लस C मिल जाएगा। वही 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो 30 जो मिल रहा था 30 दूनी 60 हो गया। अब इस गिनती को अगर आप उलटते हो तो ये कह सकते हो कि A और B और C तीनों मिलकर के काम को 60 दिन में कर सकते हैं, लेकिन हमको A अकेले निकालना है। तो इसी ABC में हम BC को घटा देंगे, BC वाला पार्ट घटा देंगे, BC वाला पार्ट हम ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे B और C 120 दिन में एक साथ में मिलकर काम कर सकते थे, और उनका जो पार्ट मिल रहा था 1/120 मिल रहा था, वही चीज़ को हमने यहाँ पे घटा दिया है। लघुत्तम 120 आया, 60 दूनी 120 ऊपर 2 मिला, और यहाँ पे 1 मिला, 2 में से 1 गया 1/120। तो हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि A अकेले इस काम को 120 दिन में कर सकता है। तो क्लियर हो गई बात, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, काम ख़त्म हुआ। ठीक है, अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो है, 1 मिनट, मैं इतना ख़राब क्यों दिखाई दे रहा हूँ? कोई बात नहीं, मेरे पास पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं, आगे कोई लाइट नहीं, मैं दिन के शाम को यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और पिछला वीडियो मैंने सुबह दोपहर में मतलब 10 बजे के करीब में रिकॉर्ड किया था, उस वक्त मुझे नींद आ रही थी। अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, गर्मी से निजात मिली है। बात करेंगे, कहा जा रहा है बिंदु, ये तीनों बिंदु दिए गए हैं, कह रहे हैं संरेखी हैं, तो के का मान क्या है? देखिए भाई संरेखी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का, जो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2। अब यहाँ पे ये जो इतना लंबा सा सूत्र होता है, अगर आपको याद करने के लिए बताया गया है तो बहुत आसान काम है, नहीं बताया गया है तो चलो सीख लो, अब आए हो तो सीख ही लो। देखो भाई, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र निकालने के लिए साइकिल सीखो। देखो 1 2 3 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 दिखाई दे रहा है, और ये 1 2 और ये 3 दिखाई दे रहा है। क्लियर बात है? तो यहाँ पे x y2 माइनस y3 ये रहेगा आगे, ये रहेगा सीधे का x y2 माइनस y3, और यहाँ पे x के बाद यहाँ पे 2 3 आ जाएगा, सब में प्लस बीच में लगेगा, और यहाँ पे y के साथ में जो रहेगा माइनस रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 1 आएगा। आप ऐसा समझना चाहो समझो, नहीं तो मैं दूसरा तरीका समझा रहा हूँ। वो देखो कि 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 1 आएगा। यहाँ पे 3 ला दिए थे आप x में, और 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। बहुत क्लियर, बहुत ही आसान सी बात है, बहुत ही आसान बात है। फार्मूला याद करना बहुत आसान है। वैसे इसके लिए एक और तरीका बताया जाता है, वो भी देख लीजिए, या फिर नहीं रहने देते उसके लिए जब अलग से हल किया जाएगा तब देखा जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के ये सूत्र के लिए एक अलग से वीडियो, छोटा सा वीडियो लेकर के आ जाएंगे, बहुत ही आसान काम रहेगा। ठीक है, अभी क्या है, वो जो तीनों बिंदु दिए थे, तीनों बिंदुओं को हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लिया है, और इसी सूत्र के आधार पर चूंकि ये संरेख हो रहे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, तो इसके जगह 0 रख दिया है। और ये जो 1/2 था साथ में, वो ऊपर जाके जब गुणा करता तो वो भी 0 हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे 1/2 का काम नहीं रह जाएगा, वो 0 हो गया, काम खत्म हो गया। ठीक है, उसका यही होता है, संरेख होता है तब। तो हमने x1 y2 माइनस y3 में यही सब वैल्यू देख के रख दी है। अब देखो, मुझे यहाँ पे भरना बहुत आसान हो गया, क्योंकि मैंने इस सूत्र को बहुत बार प्रयोग किया है। मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, फिर इतना माइनस इतना देखता हूँ। बहुत क्लियर, बहुत आसान सी बात, ये हमने लिख लिया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद x2 लिखते हैं, प्लस का करें x2 लिखते हैं, फिर y3 माइनस y1 लिखते हैं। बहुत ही सिंपल सा काम। उसके बाद क्या करेंगे, फिर x3 लिखते हैं, फिर y1 माइनस y2 लिख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा काम, कोई दिक्कत नहीं, कोई झमेला नहीं, सेम चीज़ें लिख ली हैं। उसके बाद गुणा भाग कराने क्या रखा है, 5 से अंदर गुणा कराया, 5 के -5 मिल गया है, 10 यहाँ पे -4 मिलेगा, गुणा कराने पे -40 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 से गुणा कराने पे 5 × 25 -25, और यहाँ पे माइनस से प्लस माइनस प्लस 5 के हो जाएगा। अब सिंपल सी बात, जोड़ घटाना गुणा भाग आपको कर लेना है। वो सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा काम है, के बराबर 7 मिल जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। कोई भी बड़ा काम नहीं करना है इसमें, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान। अब देखो, यहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जो फिगर दिया रहता है, अभी मैंने बनाया तो थोड़ा सा ख़राब बना, मतलब गोला प्रकार लेकर बनाया होता तो मैं अच्छा बनता, बट मैंने हाथ से ही बना दिया जल्दी में, तो उस वजह से थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। बट ये फिगर देख के ही मैं क्वेश्चन भी समझ जाता हूँ, आंसर भी समझ जाता हूँ। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 80 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 30 दिखाई दे रहा है। आपसे ये वाला कोड पूछ रहा होगा, सिंपल सी बात है।
जहाँ पे लाइन खींच करके खाली जगह छोड़ दी गई वही वाला कोड पूछ रहा होगा। देख लेंगे AQC यही कोड पूछ रहा है ना, क्लियर है बात, ऐसे ही देखा जाता है। अब क्या हो रहा है, अब ये अगर हमको मान निकालना है तो इसके लिए हमने थोड़ा सा साफ़ सुथरा वृत्त को छोड़ करके ये साफ़ सुथरा बना लिया है। अब यहाँ पे हल करने के लिए क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे वृत्त हमने केवल हटा दिया, बाकी सारे और एक लाइन ये जो थी ये वाली हटा दी है हमने यहाँ से, ठीक है, वही वाली लाइन हटा दी है। ऐसे में देखने पे क्या हो गया, ये 80 है तो अंदर वाला कितना मिलेगा, यहाँ पे हमने घटा के लिखा है 100, सिंपल सी बात है 100। और ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो इधर वाला 30 हो गया, हमने 30 लिख लिया, इधर वाला 100 हो गया, हमने 100 लिख लिया और Q लिख लिया है। इन दोनों को जोड़ा 130, उधर जाके घटाया 50 मिल गया, तो Q बराबर कितना मिल गया 50, तो यहाँ पे आंसर कितना मिल गया 50 मिल गया। तो ऐसे फिगर देख के भी आप कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन भी पढ़ के कर सकते हो, बहुत ही आसान सा काम रहता है, कुछ मुश्किल बात नहीं रहती हैं। हाँ अभी आप शुरू में पढ़ रहे हो, पूरे नियम नहीं मालूम है तो हाँ मुश्किल होगी, बट ये इतना मज़ेदार चीज़ होती है, इतनी मज़ेदार चीज़ होती है ना कि क्या कहें। तो आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, देन cos स्क्वायर एक्स प्लस cos पावर 4x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहीं से हमको शुरुआत करनी होगी और यहीं से हम यहाँ पे विकल्प से देख करके कुछ नहीं कर सकते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी विकल्प देख करके, जो क्वेश्चन विकल्प देख कर किया जा सकता है उसको मैं बताऊँगा, वो तो समझाने की वाली बात ही है, बट यहाँ पे विकल्प देख करके अब बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी गिनती को उठाया है और यहाँ पे देखेंगे जो साइन स्क्वायर है, साइन को हमको कॉस में, देखिए यहाँ पे सब कुछ कॉस में हमको चेंज करना है, जो हमको दिया है साइन वाला वही हमको कॉस में चेंज करना है। तो हम साइन को चेंज कर लेते हैं, कॉस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, पक्षांतर करके उधर पहुँचा देते हैं, तो ये जो +1 है उधर जाके -1 हो जाएगा, जो माइनस कॉस है तो प्लस कॉस हो जाएगी। इतनी क्लियर बात। अब क्या होगा, -1 +1 कट जाएंगे, तो sin x बराबर cos स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। sin x बराबर cos स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। अभी यहाँ पे साइन को भी गायब करना है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, ताकि यहाँ पे घाते 4 आ जाए, यहाँ पे घाते 2 आ जाए, और यहाँ पे जो sin स्क्वायर एक्स है वो बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। इसको इधर भेज देंगे तो cos स्क्वायर एक्स प्लस में हो जाएगा, cos के पावर 4x इधर पहले ही था, और यहाँ पे 1, यानी किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, जो हमसे पूछा जा रहा था। यहाँ पे हमसे यही तो पूछा जा रहा था कि sin स्क्वायर एक्स प्लस साइन पावर 4x किसके बराबर है, तो हमको किसके बराबर मिल गया, 1 के बराबर मिल गया। हल करते चले गए, बड़े आराम से हमको मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। आगे बात करेंगे 19वें नंबर क्वेश्चन की। क्या लिखा गया है, बहुत ही मुश्किल सवाल है ये, मुश्किल, अच्छा डरा नहीं दे रहा हूँ भाई, पहले ही समझ लो कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा आसान है, तरीका समझ जाओगे, सीख लोगे, जान लोगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। बात करेंगे इसकी, क्या है भैया, 2 की पावर x बराबर 5 की पावर y बराबर 10 की पावर -z है। अब यहाँ पे हमको निकालना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू कितनी होगी। तो भाई इसको हल करने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो यही होता है कि जो 2 बार जब बराबर मिल जाए, जब भी 2 बार आपको बराबर मिल जाए, एक बार और बराबर लगा के k लिख दो, बहुत ही आसान काम हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 की पावर x बराबर k करोगे, इतना मिल जाएगा, और यहाँ पे 2 बराबर क्या कर दो भाई, x को उधर भेज दोगे तो बटे हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, घाते क्या हो जाएगी 1/x हो जाएगी। यही सेम काम हम करेंगे y के साथ में, तो हमने कर दिया है, और यहाँ पे y को उधर 5 की घाते जो y है, y घात को उधर भेजेंगे तो 1/y हो जाएगा, और यही काम z के साथ कर देंगे, z बराबर 10 की घाते -z बराबर k कर देंगे, तो k 10 बराबर हो जाएगा k की घाते k की घाते -1/z, तो वो बटे में तो जाएगा, लेकिन जो माइनस है वो भी जाए, मतलब वो भी वहीं रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, माइनस कहीं नहीं जाने वाला है। तो इतनी स्थितियाँ बन चुकी है, आपको समझ में आ गया। अब एक विशेष ट्रिक होता क्या है कि हम यहाँ पे 10 देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं, 10 बराबर होता है 5 दूनी 10, मतलब 10 बराबर होता है 5 गुणते 2, तो यहाँ पे लिख दिया 10 बराबर 5 गुणते 2, वही सेम चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है। अब 10 की वैल्यू जो थी वो उठा के यहाँ पे रख दी, 5 की वैल्यू रख दी, और 2 की वैल्यू भी उठा के रख दी है। बहुत ही सिंपल सा काम, जो भी था वही रख दिया है। अब यहाँ पे आधार बराबर है, के आधार बराबर है, तो क्या हो जाएगा, गुणे में घाते जुड़ती हैं, चूँकि बीच में गुणा हो रहा है तो 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। अब आधार बराबर है, अब आधार दोनों पक्षों में बराबर है, के और के बराबर है। घातों की तुलना करने पर क्या देखते हैं कि 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z यहाँ पे मिला है। इसको पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा,
प्लस में हो गया, ठीक है, प्लस में हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 बचेगा। क्यों 0 बचेगा? क्योंकि हम यहाँ पे माइनस वाला उधर ले जाके प्लस कर रहे हैं। अगर इधर से उधर ले जाके गुणा और भाग करते तब यहाँ पे 1 बचता, बट चूँकि हम यहाँ पे प्लस माइनस का काम कर रहे हैं इस वजह से यहाँ पे 0 बचेगी, यानी पूरी वैल्यू का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत ही आसान सा आंसर आपको मिल चुका है। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन भाई यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा देखेंगे क्या है कि x पावर है log y, यहाँ पे पावर बनी है, x की पावर log y माइनस log z गुणते y की पावर log z माइनस log x गुणते z की पावर log x माइनस log y बराबर है। यानी ये पूरी वैल्यू जो हमने पढ़ी अभी तक ये किसके बराबर है, इनमें से किसके बराबर है, 5, 1, 3 या 0 के। तो भाई ये जो क्वेश्चन रहा है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। हल करते हुए मैंने इसमें काफ़ी समय वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा काटा पीटी करने की कोशिश की, बट ये क्वेश्चन अभी तक मुझे नहीं आ पाया है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हुए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, और 21 नंबर क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।